हेलो, वेलकम टू द चैनल नर्मदा मैन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 के इकोनॉमिक्स के PYQs। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आरबीआई की रिगार्डिंग है कि आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वाली बात तो सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और किसके अंडर करता है। जो आरबीआई एक्ट है 1934, इसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर बोल रखा है कि सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो राइट टू डायरेक्शन का पावर है वो सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट जो हमने पढ़ा है 1934, इसके तहत दिया जाता है। थर्ड भी ऑप्शन अगर देखें तो गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 वुड बी आंसर। देखो ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाले स्टेटमेंट से इसका आंसर डिफाइन हो रहा था। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इजी कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैजुअल वर्कर्स के रिगार्डिंग है कि उनका स्टेटस क्या है। तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर EPF कवरेज। तो ये देखिए, पहली बात तो ऑल की बात हो रही है। उसके बाद जो EPF अपने आप में है वो भी कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया जा सकता है, क्योंकि हर किसी को अगर EPF देने लगेंगे तो जैसे को जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, मोस्टली इनफॉर्मल और टेम्परेरी। तो सबके लिए EPF देना तो मतलब बहुत ही मुश्किल चीज़ हो जाएगी। तो ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। दूसरा, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। ये वाली बात सही है कि भाई एटलीस्ट जो काम कर रहे हैं उसका पैसा तो मिलना चाहिए। यहाँ पे ऑल का मतलब क्या दिखा रहा है, ये इंक्लूजन दिखा रहा है कि भाई जो भी रूल्स बन रहे हैं उसमें ये तो राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया ना, कि बेसिक उनको जो काम कर रहे हैं वो तो मिलना चाहिए ना। EPF एक एडिशनल बेनिफिट है, सोशल सिक्योरिटी की बात हो गई। हो सकता है कि वो कुछ कंट्रीज में ऐसा होता भी होगा, लेकिन इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। इसलिए सेकंड ऑप्शन सही है। और थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कैन बाय ए नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिश्ड और इंडस्ट्री सेल पे वेज ओनली थ्रू बैंक अकाउंट। तो ये वाली बात भी सही है कि गवर्नमेंट बोल सकती है, कैन की बात कर रहा है, कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं बोल रहे हैं। तो ये तो स्टेटमेंट काफ़ी रिलैक्स स्टेटमेंट है। तो ये जो तीसरा भी सही होना चाहिए। और इसके वैसे भी अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो बोल रहा है कि इनमें से 3 में से एक भी गलत हो गया। तो जैसे हम पहले को गलत करते हैं, अपना आंसर 2 और 3 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम हमें क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है कि टैक्स रेट को कम कर दो और इंटरेस्ट को बढ़ा दो। जैसे इंटरेस्ट को जैसे बढ़ाते हैं ना, इंटरेस्ट रेट को, उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम कर दी जाती है। ठीक है, और वो रिड्यूस हो जाएगी। बैंक्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा। जो रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशंस हैं, तो LAF फैसिलिटी है, उसमें जो लोन मिलेगा बैंक्स को वो कम होगा। तो ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट जो मार्केट में पैसा आएगा वो भी कम होगा। तो इसमें जैसे कट इन टैक्स रेट है, ये वाली बात तो सही है कि इससे लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा बचेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट, ये वाली बात सही है। अगर हम पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो मार्केट में पैसा जाएगा और उससे जो रिसेशन के बाद इकोनॉमी रिवाइव करेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी देख लेते हैं। इंक्रीज इन टैक्स रेट्स अकम्प्लीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब देखो, जैसे टैक्स रेट बढ़ाएंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, लोगों के हाथ से पैसा निकल जाएगा। तो ये तो रिसेशन को और ज़्यादा टफ बना देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को और नीचे लेके जाएगा। तो ये वाला यहाँ गलत है। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल सही बात है कि तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू तो पैसा आएगा, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो एक तरीके से फिस्कल पॉलिसी के थ्रू मार्केट से पैसा खींच लेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, तो ये वाली बात तो गलत है कि इससे तो ओवरऑल जो मार्केट में पैसा ही नहीं आएगा, या बोलेंगे कैपिटल पे खर्च नहीं होगा, तो उस केस में रिसेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो डिमांड फॉर गुड्स है वो कैसे इम्पैक्ट होगी, कैसे वो बढ़ेगी, उसका इंक्रीज कैसे होगा। तो उसके रिगार्डिंग ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, पहला, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीज।
तो अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो बिल्कुल सही बात है कि जो गुड्स होगा उसको लोग खरीदने लग जाएंगे, तो पहला तो सही है। इसके बाद देखो चौथा, द इट्स प्राइस फॉल, तो ये बात भी सही है, अगर पैसा सस्ते में मिल रहा होगा तो भी मतलब उसको लोग खरीदेंगे। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज। देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब जो उसके साथ प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगी ना, लोग उसको खरीदने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, तो ये बात तो गलत है। लेकिन अब देखो 1 और 4 जिसमें सही है ना, वो जैसे ही हम करते हैं तो उसके बाद 1 और 4 यहाँ भी सही है। थर्ड जो ऑप्शन है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिसाइड हो रहा है। अब देखो, द गुड इज इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, तो अगर कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो लग्जरी की तरफ जाते हैं, उनको महंगी महंगी चीज़ें खरीदने का शौक होता है। तो अगर इन्फीरियर जो गुड है तो वो उस केस में उसकी डिमांड कम हो जाती है, लग्जरियस गुड की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, तो 1 और 4 वुड बी राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यूसीबीज के ऊपर है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उनके रिगार्डिंग बताओ। तो दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखो ऐसा नहीं है, इनके ऊपर क्या है, डुअल कंट्रोल है। और डुअल कंट्रोल किसका है, आरबीआई एक तरीके से जिसके ऊपर रेगुलेटरी कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है या फिर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आते हैं, तो वो भी इनके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। तो पहला ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत है, और जैसे ही पहला हम गलत करते हैं ना, अपना आंसर बी ऑप्शन 2 और 3 आ जाता है। लेकिन एक बार देख लेते हैं, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। देखो पहले अलाउ नहीं था, लेकिन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020, उसमें अब विद आरबीआई अप्रूवल इनको अलाउ कर दिया गया था। जो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंशियल शेयर है वो इशू करना अलाउ कर दिया गया था, तो ये अपने मेंबर्स को प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है प्रेफरेंस शेयर में, तो प्रेफरेंस शेयर में होता है एक तो डिविडेंड क्लेम की के टाइम जो होता है तब प्रायोरिटी मिलती है, और एक जो इनका जो एसेट क्लेम है उसमें प्रायोरिटी मिलती है। साथ ही इसमें एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, ठीक है। और लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है कि वो क्या है, नो वोटिंग राइट, कि प्रेफरेंस शेयर के अंदर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बॉन्ड यील्ड को लेकर है कि इंडियन गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड वो किससे इन्फ्लुएंस होती है। तो देखिए फेडरल जो रिजर्व है यूएस का, तो उसके एक्शन से क्या इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो देखो फेडरल रिजर्व अगर यूएस के जो बॉन्ड्स हैं वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो अट्रैक्टिव होंगे तो कैपिटल क्या होगा, इंडियन मार्केट से कैपिटल आउटफ्लो होगा। अगर कैपिटल आउटफ्लो होगा उस केस में इंडिया के जो बॉन्ड प्राइस है वो गिर जाएगी, तो ऐसे में जो बॉन्ड यील्ड है वो राइज कर जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि बॉन्ड जो प्राइस और जो बॉन्ड यील्ड का है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल इससे इम्पैक्ट होगा। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो देखो रिजर्व बैंक का तो सीधा इम्पैक्ट होता है, जैसे जो रेपो रेट्स होती हैं वो चेंज होगा तो भी इम्पैक्ट आएगा, या फिर अगर ये ओएमओ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उनका भी इम्पैक्ट आएगा। तो आरबीआई तो डायरेक्टली बॉन्ड यील्ड को इम्पैक्ट करती है। जो तीसरा ऑप्शन है वो पूछ रहा है इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगी। इन्फ्लेशन हो गया, शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट है, इनसे क्या होता है बेसिकली डिमांड बढ़ जाती है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो बॉन्ड यील्ड है उसको ये इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है जो तीनों हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एफडीआई से रिगार्डिंग पूछ रहा है कि एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इनमें से कौन कौन सा है। पहला बोल रखा है जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, तो वही ऐसे बॉन्ड्स जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल उनमें क्या होता है ओनरशिप स्टेक होते हैं, तो इवेंचुअली एक तरीके से ओनरशिप हम मिल ही जाती है, तो ये होगा एफडीआई का पार्ट होगा, क्योंकि इससे कंट्री में पैसा आ जाएगा।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विथ सर्टेन कंडीशन। तो देखो FII में दो चीज़ें होती हैं, एक FPI होती है, एक FDI होती है। जब इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% आता है किसी भी कंपनी में उसके स्टेक का, तो वो क्या होगी FPI, और ग्रेटर देन इक्वल टू 10% पे FDI होगा। तो विद सर्टेन कंडीशन ये क्या हो जाएगा, FDI होगा, बिल्कुल होगा। दूसरा भी सही है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिट, तो जो फॉरेन की, जैसे इंडिया में कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है इंडिया में, उसके शेयर कोई फॉरेन में इन्वेस्टर है वो बाई करता है, तो वो इसको जो GDR के थ्रू बाई कर सकता है। तो क्या इसके थ्रू इंडिया पैसा आ रहा है, तो बिल्कुल इसके थ्रू इंडिया में पैसा आ रहा है, तो ये भी FDI है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, अब कोई नॉन रेजिडेंट है वो बस डिपॉजिट कर रहा है, तो इसमें क्या ओनरशिप मिल रही है, क्या इसको हम इंडिया का इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, तो बिल्कुल ये ओनरशिप नहीं होती, ना ही ये इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनियां मार्केट में होता है तो वो सब इसमें नहीं होता। बेसिकली ये क्या होता है, बस एक डिपॉजिट या प्योर डिपॉजिट होता है, तो एक तरीके से डेट भी बोल सकते हो, डेट या डिपॉजिट, ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें 1 2 3 वुड बी आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो दो टर्म होते हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है आपका डिवैल्यूएशन। जनरली जो डिवैल्यूएशन होता है वो कंट्रीज जानबूझ के जो अपनी वैल्यू है उसको गिराती हैं कंपेयर टू इंटरनेशनल जो करेंसी है उनके कंपैरिजन में। तो डिवैल्यूएशन बहुत बार देखा जाता है चाइना के केस में। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि अगर जैसे इंडिया के रुपये की वैल्यू जो डॉलर है उसके मुकाबले गिर जाती है, तो मोस्टली ये मार्केट ड्रिवन होता है। डिवैल्यूएशन कई बार सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है वो कंट्रोल करती हैं। तो क्या हो जाएगा नेसेसरीली अगर डिवैल्यूएशन होगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, क्या ये इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखो डिवैल्यूएशन होने से क्या होगा, इंपोर्ट होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट जब हम करेंगे उस टाइम हमें क्या होंगे, ज़्यादा गेंस होंगे, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंपोर्ट इस केस में एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो इंपोर्ट कम हो सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि हम बाहर डोमेस्टिक के मुकाबले बाहर जो अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें जो रिटर्न आएंगे वो ज़्यादा आएंगे। तो ये वाली बात तो सही है। और कंट्रीज करती भी इसीलिए जब उनको एक्सपोर्ट को इम्प्रूव करना होता है, एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना होता है, तो वो करेंसी को डिवैल्यू कर देती हैं। इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, तो ऐसा तो नहीं होता, इससे तो डिवैल्यूएशन करेंगे तब तो फॉरेन वैल्यू उसकी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है, तो इंक्रीज तो नहीं होती। तो ये वाला तो स्टेटमेंट डायरेक्ट गलत है। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, देखो ऐसे होता है कि हम बोल रहे हैं कि भाई जो इम्पोर्ट है वो कॉस्टियर हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो कॉस्टियर होंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाए, क्योंकि जैसे इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो वो नेसेसिटी है, तो ऐसी गारंटी नहीं है कि भाई अगर इंपोर्ट कॉस्टियर होंगे तो हम खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए जो ओवरऑल बिल है, जो ट्रेड बैलेंस है, हो सकता है कि अपना, क्योंकि कुछ नेसेसरी आइटम खरीद रहे हो, कुछ ऐसी है जो खरीदने ही पड़ेंगे, तो एक्सपोर्ट उतने ना बढ़ें और इंपोर्ट जो अपने पहले वाले हैं वो मेंटेन रह जाएं, तो ट्रेड बैलेंस यहाँ बिगड़ भी सकता है, तो इम्प्रूव करेगा, ये वाली बात गलत है। तो इसमें क्या होगा, ओनली 1 वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि अगर ब्लैक मनी बढ़ती है तो उससे मेन कॉज ऑफ वरी क्या होगा गवर्नमेंट के लिए। देखो पहला बोल रहा है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू द परचेज ऑफ रियल स्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। अब ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो या क्यों, मतलब मेजर कोज नहीं हो सकता ना ये, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत इससे इशू हो। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये भी थोड़ा सा लेस लाइकली लग रहा है। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये भी नुकसान है, लेकिन ये भी कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं लग रहा। लेकिन देखो ये वाला ऑप्शन देखो, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, तो यही तो है कि भाई लोग क्या करेंगे, टैक्स इवेजन होगा तो जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कमी आएगी, वो डिक्रीज़ करेगा। टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज़ करेगा तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा,
और उससे क्या होगी, जो पब्लिक स्पेंडिंग होगी वो भी कम होगी, वो भी रिड्यूस कर जाएगी। तो इससे ओवरऑल हम क्या देखेंगे, हमारी जो बोरोइंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कुल मिला के गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो जो रिवेन्यू टू द शेयर एक्सचेकर तो वो कम हो जाएगा, बेसिकली अपना टैक्स रिवेन्यू लेस कलेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इन्फ्लेशनरी होगा इन इट्स इफेक्ट। देखो जो चौथा ऑप्शन है ना वो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर नया मनी क्रिएट कर रहा है बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेफिसिट मोनेटाइजेशन बोलते हैं, डेफिसिट मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल इन्फ्लेशन को जन्म देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक तरीके से मनी प्रिंट कर रही है, मनी प्रिंटिंग हो रही है, न्यू करेंसी प्रिंट की जा रही है वाया आरबीआई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और उससे अगर मनी सप्लाई जो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो ये तो इन्फ्लेशनरी होगा ही होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो एक ऑप्शन दे रखा है कि रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। तो भाई लोगों का पैसा था, यहाँ लेंडर के पास पैसा था, लेंडर ने पैसा दिया था, वो पैसा वापस आ रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा नहीं। बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू द फाइनेंस बजट डेफिसिट। तो ये तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, मार्केट से पैसा ले रहे हैं, मतलब लिक्विडिटी क्या कर रही है, कम और रिड्यूस कर रहे हैं। तो उस केस में क्यों ये इन्फ्लेशनरी होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोरिंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। तो एक तरीके से जो पैसा बैंक से अगर बोरो कर लेंगे तो ये क्या कर देगा, गवर्नमेंट एक तरह से क्राउडिंग आउट कर रही है मनी की। भाई बैंक के पास जो लिक्विडिटी थी वो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बजट डेफिसिट के लिए ले ली, तो उससे भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से कुछ एज सच एडिशनल कुछ क्रिएट नहीं होगा, तो इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर को लेके है कि ये किसके साथ इंक्रीज होगा। तो मनी मल्टीप्लायर को 1/, रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, रिजर्व रेशियो, या इसको 100/, जो रेट है वो भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो अगर जो CRR है वो एक कंडीशन में 10% है और दूसरे कंडीशन में CRR 20% है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में अगर 100 रुपये होंगे तो एक बार 100 रुपये, उसके बाद 10% बैंक के पास रह गए तो 90 लैंडिंग हो जाएगी, 90 में फिर जो होगा वो 81 लैंडिंग हो जाएगी। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे, तो इसमें टोटल हम इन सबको जोड़ देंगे, तो जितनी बार हम लैंड कर रहे हैं वो, तो ये बेसिकली 1000 के आसपास आएगा। तो मनी मल्टीप्लायर इस केस में कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10, तो ये 10 हो जाएगा। जब हम दूसरा केस ले रहे हैं कि मनी मल्टीप्लायर 20 हो, तो पहले 100 रुपये हैं, उसके बाद 20 रुपये बैंक रख लेगा तो 80 बचेगा, 80 का फिर 20% कम होगा तो 64 बचेगा। तो ये सब हम ऐड करेंगे ना, जो जितना अलग अलग लोगों के पास पैसा होगा, तो 100 रुपये का कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट करेगा, 500 रुपये ऐड हो गए। तो टोटल अगर हम शुरू में देखें तो 100 रुपये थे, उसका कितना हुआ, अभी 500 हो गए, तो 500/100 मनी मल्टीप्लायर कितना हुआ, 5। तो इसलिए ये बोलते हैं 1/, रिजर्व रेशियो होता है। तो अगर CRR इंक्रीज हो जाएगा तब तो बैंक ज़्यादा होल्ड करने लग जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, इसके इन्वर्स होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन SLR, तो वही सेम बात है कि CRR में रोके तो SLR में रोके, अगर बैंक पैसा रोकने लग गया तो मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, ये सही बात है। अब जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि 100 रुपये थे, 10 रुपये बैंक ने रोके तो 90 बचे। हो सकता है ना कि पब्लिक एक्चुअल में 90 है, उस पूरे को दोबारा इन्वेस्ट ना करें, लेकिन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा 90 का 90 इन्वेस्ट हो रहा है, फिर उसका 10% रोक रहा है 9 रुपये, तो 81 मार्केट में आ रहा है। तो हो क्या रहा है कि भाई जैसे जैसे जो इस वाली कंडीशन में तो हम आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं कि पूरे के पूरे पैसे बैंकिंग में वापस आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हैबिट्स बढ़ती हैं ना, तो ये मल्टीप्लायर उतना ही बढ़िया काम करता है, उतना ही मल्टीप्लायर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन होगा, बैंकिंग हैबिट्स होना ज़रूरी है, वरना तो क्या होगा, लिक्विडिटी ट्रैप हो जाएगी और कुछ ही लोगों के हाथ में वो पैसा रुक जाएगा। तो वो जो 100 रुपये हैं वो हो सकता है कि 1000 या 500 नहीं बन पाएंगे,
एक्चुअल में वो 100 है, लेकिन 500 रुपये जितनी वैल्यू वो मार्केट में अलग अलग लोगों के हाथ में क्रिएट कर रहे होते हैं, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो इरेलीवेंट है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो एक तो दो तरीके से इन्फ्लेशन हो सकते हैं, तो डिमांड पुल हो सकती है कि डिमांड बढ़ जाए चीज़ों की, या फिर सप्लाई पुश हो सकता है कि सप्लाई की वजह से कुछ इशू हो जाए। तो डिमांड पुल में क्या होगा कि लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि उन्होंने क्या कर दिया, चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। सप्लाई का कोई इशू नहीं है कि सप्लाई कम हो रही है इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। तो पहला देखते हैं कि एक्सपांशनरी पॉलिसी हो जाए, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगी, डिमांड बिल्कुल इंक्रीज होगी, और उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो ये वाली बात सही है। फिस्कल स्टिमुलस की बात करें, वही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, और उस केस से बिल्कुल डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। देखो एक्सपांसरी पॉलिसी जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के टर्म्स में देखा जाता है कि भाई जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट, वो कट कर दिए जाते हैं, मनी सप्लाई बढ़ा दी जाती है, तो एक्सपांसनरी पॉलिसी बोलते हैं उसको। और जो फिस्कल स्टिमुलस है, ये एक तरीके से जो फिस्कल पॉलिसी उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक्ट करती है और गवर्नमेंट मार्केट में थ्रू एक्सपेंडिचर पैसा इन्वेस्ट करती है या थ्रू स्कीम पैसा इन्वेस्ट करती है। एक बार चौथा देख लेते हैं, हाई परचेजिंग पावर। जब लोगों के पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर होगी, तो बिल्कुल इससे इन्फ्लेशन होगी, तो ये भी सही है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये सीधा सीधा पता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, उस केस में क्या होती है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी, तो ये वाला तो सीधा ही गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस। अब देखो वेज क्या हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन के साथ वेज बढ़ रहे हैं, तो लोगों की परचेजिंग पावर में इंक्रीज तो हो नहीं रहा, और हो भी रहा है तो वो स्लाइट हो रहा है कुछ, तो उसका कुछ इतना फ़र्क आएगा नहीं। तो अगर बिना इन्फ्लेशन बढ़े अगर वेज पहले ही बढ़ गए, तब हो सकता है कि डिमांड बढ़ेगी और उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद उसके साथ साथ वेज बढ़ेंगे, तो वो तो एक तरीके से मेंटेन कर रहा है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 to 4 वुड बी आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है, जैसे रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन टी बिल्स एंड डेट बॉन्ड मार्केट, तो इन प्राइमरी मार्केट। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, उसके बाद से जो इंडिविजुअल है वो बेसिकली जो टी बिल्स है और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जी सेक्स है, इनमें डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट बोल रहा है, तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, तो ये सही बात है। बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेटेड बाय क्या होता है, आरबीआई, तो ये वाला सही बात है। तो जो NTSOM है वो आरबीआई का एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है वो है कि CDSL जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड BSE, तो ऐसा नहीं है। तो CDSL में एक्चुअल में आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, हाँ ये BSE इसको प्रमोट करती है, लेकिन आरबीआई का जो जॉइंट प्रमोशन में रोल नहीं है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 1 and 2 वुड बी आंसर, तीसरा गलत है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाटर क्रेडिट के रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो स्मॉल लोन्स हैं या जो माइक्रो फाइनेंस हैं, वो अगर सैनिटेशन सेक्टर या वाटर के लिए या फिर टॉयलेट इन सब के लिए लिया जाता है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं वाटर क्रेडिट्स। तो पहला जो ऑप्शन है कि इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरा बोला है कि ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय WHO एंड वर्ल्ड बैंक, तो ये वाली बात गलत है, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये water.org इसने लॉन्च किया था, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट एम टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज़, तो सही बात है, जेनरिक स्टेटमेंट है, और ऐसे जितने भी जेनरिक स्टेटमेंट होते हैं वो मोस्टली सही होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फैक्चुअल डेटा नहीं, कुछ नहीं है, डेफिनेशन टाइप ही है, तो इसमें 1 and 3 वुड बी आंसर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आरबीआई के फंक्शन के बारे में कि लेंडिंग ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, इसका क्या मतलब। तो जनरली क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं उनके पास उनको जो लेंडिंग करने के लिए आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है और उनके जो टेम्प्रेरी क्राइसिस होती हैं उनमें हेल्प करता है। तो उसी लिए आरबीआई का ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लेंडिंग टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो। देखो इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए नहीं होता है, बेसिकली बैंक्स की ही बात होती है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग ए टेम्प्रेरी क्राइसिस, ये सही बात है कि एकदम अर्जेंट नीड है उस केस में बैंक्स किसको अप्रोच कर सकते हैं, आरबीआई को। लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, तो ये वाली बात भी गलत है। तो ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसका भी इस डेफिनेशन से कोई लेना नहीं होता, तो इसमें ओनली 2 वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग है कि इसका क्या मतलब है। तो जो R2 कोड है वहाँ पे R2 का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल एंड रिसाइकलिंग, रेस्पॉन्सिबल एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में, जो ई वेस्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये लाया गया था। कौन लेके आया था इसको, सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। तो सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग स्टैंडर्ड्स, तो इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो सीधी सी बात है, इसी के बारे में बात हो रही है। अगला देखते हैं, तो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ अंडर रामसर साइट, तो ये तो रामसर कन्वेंशन के अंडर आता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड, तो ये भी कुछ बिल्कुल ही अलग है, ई वेस्ट से कुछ नहीं है। EIA इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं है, ये ई वेस्ट से रिलेटेड है। तो इसी के साथ हमने 2021 के इकोनॉमिक्स के PYQs ख़त्म कर लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।